फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस के पीवाई की क्वेश्चन। पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान से। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बढ़ने वाली धारा की पहचान होती है? तो ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है अमीटर। तो इसका आंसर होगा अमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सापेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रक बताइए। ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मात्रक विहीन, ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि के मापन इकाई को कहा जाता है? तो ध्वनि के मापन इकाई को डेसिबल कहा जाता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है एम्पियर। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा को नमी में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धारा घनत्व होता है? तो धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि होती है। इससे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण। एक्सप्लेनेशन है, फिसलन घर्षण वह घर्षण है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति होती है, जबकि दो स्थैतिक सतहों उनके बीच होने वाली हो के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य का संबंध क्या है देखिएगा, स्थैतिक घर्षण बड़ा है फिसलन घर्षण से और फिसलन घर्षण बड़ा है रोलिंग घर्षण से। रोलिंग घर्षण उपयुक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। सबसे ज़्यादा स्थैतिक, उसके बाद फिसलन, उसके बाद है रोलिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष नहीं, ऑप्शन ए है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष रॉकेट, ऑप्शन सी है वेंचुरीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष रॉकेट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदना, नाव के पीछे हट जाना। यह सब न्यूटन के तीसरे गति के नियम का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी को कैसे उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए चुंबक कुंडली द्वारा, ऑप्शन बी डायनेमो द्वारा, ऑप्शन सी ट्रांसफर द्वारा, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायनेमो द्वारा। एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न करता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और देखिएगा, जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। चोक कुंडली क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो देखिएगा, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला टॉपिक है ध्वनि और तरंग गति। ध्वनि और तरंग गति से कौन सा क्वेश्चन है? सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो सोनार तकनीक का उपयोग ऑप्शन ए है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी है हिमशैलों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सोनार एक तकनीक है ऐसी कि जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है।
यह अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करता है। यह तरंगें समुद्र में कहीं भी कोई वस्तु रहती है तो उसमें परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस हो जाता है कि यहाँ कोई सामान है, जिससे पता लगाया जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है या उसके नीचे पहाड़ी है या पनडुब्बी घाटी, हिमखंड आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव कान की श्रवण प्रवास क्या है? तो मानव कान की श्रवण प्रवास क्या है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो उच्च तरंगे और स्तर का छोटा तरंग दैर्घ्य, इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च स्तर और कम तरंग दैर्घ्य है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा एवं तापमान, पोर्सिलेन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलेन मग में हैंडल होता है, पोर्सिलेन ऊष्मा का कुचालक है, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्सिलेन ऊष्मा का कुचालक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पोर्सिलेन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलेन ऊष्मा का कुचालक है। जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, जैसे स्टील का गिलास, तांबा, चांदी इत्यादि। जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने नहीं देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे पोर्सिलेन, प्लास्टिक, लकड़ी और रबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का उपयोग होता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी चुंबक, ऑप्शन सी आवेश। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विपरीत कार्य करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसके कारण सोलेनॉइड धारा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है। इसका मुख्य लक्षण है उचित तापमान पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है। ऑप्शन बी है ऊंचाई तापमान पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऑप्शन सी है ऊंचे तापमान पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते पानी का तापक्रम घट जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने पर अधिक समय लेती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमान समान ताप दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में कम माप दर्शाता है। ऑप्शन सी दिया है, शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, टीआरई 2 में पूछा था ये क्वेश्चन। जीएस में शुष्क एवं आदर्श बल्ब तापमानी का उपयोग आमतौर पर प्रशिक्षण और प्रयोगशाला में कपड़ा मिल सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिस्टलीय उच्च तापक्रम टीएके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब
T/3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। ऑप्शन ए है E/16, E/27, E/28। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक कृषिका एक उच्च तापक्रम TA पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब TA3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में E16 हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है। ऑप्शन बी दिया है, हिमानी का आधार बर्फ में अशुद्धियों की उपस्थिति होती है। ऑप्शन सी दिया है, आधार पर दाब मापने अधिक होने पर गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हिमपात की मात्रा हिम के क्षय से अधिक होती है। प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है और वर्ष भर हिम के एकत्रण से निचली परतों के ऊपर दबाव पड़ता है। वे संघनन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही संघनन हिमानी भर या दबाव के कारण ढालों पर प्रवाहित होता है, जिसे हिमनद कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। हम आज पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का क्वेश्चन देखिएगा, फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन बी है -22 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन सी है -459.4 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान -459.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट तापक्रम कितना होता है? तो जो 32 डिग्री फारेनहाइट पर जल हिमांक तथा 212 फारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। इन दोनों तापमान के बीच का क्षेत्र को 180 बराबर भागों में बांटा गया, अर्थात 1 भाग 1 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। इसका टॉपिक अगला देखिएगा, प्रकाश से पूछा गया क्वेश्चन, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़े होने के कारण शायद सीधा प्रतिबिंब और व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट और नाई की दुकान पर सेवियम के दर्पण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मरकरी वाष्प और आर्गन, ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन सी है सोडियम वाष्प तथा नियान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मरकरी वाष्प तथा आर्गन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रदीप्त ट्यूब कांच की एक ट्यूब नली होती है। इसके अंदर की दीवारों पर प्रदीप्तशील पदार्थ का लेप होता है। इस ट्यूब में मरकरी गैस के साथ कुछ अक्रिय गैसें जैसे आर्गन को भरा जाता है। ट्यूब से ऊष्मा ऊर्जा को कम उत्पन्न होती है, इसलिए 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इस कारण ट्यूब की दक्षता बल्ब से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वातावरणीय अपवर्तन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। इस कारण अन्य उदाहरण, पानी से भरे टब के तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, द्रव में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सब अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन ए है निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि आभासी है,
वो हमेशा वास्तविक होगा, हमेशा आभासी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो दर्पण द्वारा निर्मित आकार में बड़ा, सीधा और आभासी होता है। ऐसी स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? फोकस दूरी का अवतल लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस और फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि फोकस दूरी उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है कार्निया, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना पर बनता है कोई भी प्रतिबिंब। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुधारक कोशिकाओं से जुड़ी होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप आकार ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। जब कोई किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी पलिशदार सतह पर आपतित होती है तो आपतन के बाद परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका नियम देखिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण 30 डिग्री हुआ तो परावर्तन भी 30 डिग्री होगा, इक्वल टू अभिलंब एवं परावर्तित बीच के कोण 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह फोन बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पानी को इसमें डुबोने पर कार्य करेगा 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह और 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो पानी में डुबोने पर एफएल इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, तो इसलिए उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों में निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती है और अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करता है। अगला ऑप्शन देखिएगा क्या है, प्रकाश किरणों को पूर्व परावर्तित आंतरिक परावर्तन से वे प्रेक्षक आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से
निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति, आयाम। अगला ऑप्शन है वेग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति नहीं बदलती है। एक बड़ी प्रकाश माध्यम एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उदाहरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाही सेल, फोटोवोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर। जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है वो अवतल दर्पण कहता है। उसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन। तो इसका आंसर होगा 8 पाई ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों की निकाय के प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा, इसकी इकाई ल्यूमेन है, जिसे एक कैंडेला स्रोत के प्रति ठोस कोण में निर्मित फ्लक्स में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता का समदैशिक एकांक घन कोण में उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी। तो सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पाली सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफेद प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित होता है और त्रिभुज के आधार पर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उस पर किरण सबसे ज़्यादा होती है और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान नेत्र के लेंस की नाभिक की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 मिमी, ऑप्शन 25, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 सेंटीमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक समान नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इस छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैंगनी, नीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक आपतित होता है। इसका कारण है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है जबकि इसकी प्रिज्म में न्यूनतम होती है।
बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे के प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलने पर और अधिक मुड़ने के कारण बनते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश पर इसके संचरण या मार्ग में विचलन उत्पन्न होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला टॉपिक दिया है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन है। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पहला दिया है निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, विद्युत बल्ब में, कुचालक में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यह उच्च ताप पर जल्दी नहीं पिघलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत धारा फ्यूज से गुजरती है तो वह अत्यधिक गर्म होने के कारण पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर, वी आई और आई स्क्वायर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर परपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता। विद्युत शक्ति दर प्रति यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परपथ द्वारा संचालित होती है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो उसमें प्रवाहित धारा आई होगी। तो ओम के नियम से वी आई या आई भाई वी इजक्वल टू आई आर होता है इसका फार्मूला, जहाँ आर नियतांक होता है। इसमें नोट में देखिए क्या दिया है, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अपघट्य, विद्युत लेपन, विद्युत धारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्राइमरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा ऋणात्मक आवेशों का प्रवाह है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में। ऑप्शन सी है समांतर क्रम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समांतर क्रम में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ये क्वेश्चन टीआरई 3 के 6 to 8 एग्जाम में पूछा गया था। सड़क प्रकाश उपयोग में आने वाले बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ता है, क्योंकि जोड़ा जाता है। बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रकाश में गिरावट आती है जिससे इसके रेटेड ल्यूमेन से कम चमक देता है। इसलिए बल्बों में रेटेड ल्यूमेन बनाए जाने के लिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? नाइक्रोम, तांबा, टार्च बल्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टार्च बल्ब के द्वारा। ये भी 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया था। गैर ओमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके उदाहरण के लिए देखिएगा, अर्धचालक, डायोड, थर्मिस्टर और प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक और टार्च बल्ब शामिल है। ये घटक ओम के नियम का पालन नहीं करते क्योंकि इनका प्रतिरोध वोल्टेज समान और प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए परमाणु नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग किया जाता है प्रवर्धक के रूप में, दृष्टकारी के रूप में, दोलन के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दृष्टकारी के रूप में। डायोड दृष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सत्यापन के ध्यान रखने वाली बात। एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को समांतर में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, एक से अधिक और कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है तो R=V/I। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किसी उपकरण का उपयोग किया जाता है। पोटेशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्युत विभव को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है तो एक अदिश राशि, और इसका एसआई मात्रक क्या है तो वोल्ट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। तो कैसे हैं आप सब। तो हम आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है। ऑप्शन ए गलन तापमान, ऑप्शन बी क्यूरी तापमान, ऑप्शन सी है नील तापमान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बी होगा क्यूरी तापमान। तो क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी अणु सबसे क्षीण है। ऑप्शन ए वैद्युत चुंबकीय, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत, ऑप्शन सी गुरुत्वीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुत्वीय। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षक बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री। ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी एल्युमिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नरम लोहा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। विद्युत चुंबकीय कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा है। कुंडली में अंदर नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो वह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है यह चुंबकत्व खो देता है, एक अस्थायी चुंबकत्व बन जाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि जे जूल है और सी कूलाम है तो ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होगी। ऑप्शन ए है जूल कूलाम पर -1 वोल्ट,
जूल एम्पियर -1 और सेकेंड पे -1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से एक ही क्षण में एक ही वेग होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका त्वरण समान होता है। किसी पिंड वस्तु की मात्रा जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी के बल की तरफ खींचती है उस वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु सदैव फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्व त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक एवं परिवार भौतिकी से परमाणु भौतिकी से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? तो रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन से एक धनात्मक रूप से अवस्थित कण है? अल्फा किरण, बीटा किरण और कैथोड किरण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा अल्फा किरण। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित अल्फा किरण धनात्मक रूप से अवस्थित कण है। अल्फा किरण अति सूक्ष्म धनावेशित होता है, कणों की बनी होती है। इन कणों की द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गति ऊर्जा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर D2 का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, ड्यूट्रॉन के रूप में, मंदक के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में D2 का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहाँ पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर का रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना है, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन के एक भारी आइसोटोप्स है। यह 2H या D द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला पीरियड हेतु न्यूनतम द्रव्यमान। सी है 10/10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंखला क्रिया हेतु न्यूनतम द्रव्यमान। किसी भी खंडनीय द्रव को उसके क्रांतिक आकार के वह द्रव्यमान है जो श्रृंखला क्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी खंडनीय द्रव की क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला क्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। इसका टॉपिक है खगोलीय और गुरुत्वाकर्षण। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है? तो स्थिर रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विराम अवस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब यह जमीन से पटकने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर या द्रव्यमान निर्भर हो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी पृथ्वी उपग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, तो ऐसे उपग्रह को भू स्थितिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा गया विविध से देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? ऑप्शन ए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, उसके घनत्व का। ऑप्शन सी है उसकी लंबाई का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी लंबाई का। अगला क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? केशिक क्रिया में, बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बर्न। तो फ्रेंड्स हम लोग आज साइंस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन से 60 तक हम लोगों ने कर लिया है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? ऑप्शन ए है बैठने की स्थिति में, ऑप्शन बी है खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन सी है जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खड़े होने की स्थिति में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक भार डाल सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव बल तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा, जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे भार पृथ्वी पर कम लगता है। P=F/A इसका फार्मूला हो जाता है। P क्या है तो दाब है और F बराबर बल या भार होगा और A एरिया है, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन फाइनल हो गया, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिएगा। भौतिक रसायन पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई क्या दिया है? नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है तो बढ़ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में अशुद्ध वाष्प के दबाव को कम कर देती है, जिसका अर्थ होता है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोजन के परमाणु N स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए दिया है 1/n², ऑप्शन बी दिया है 1/n, ऑप्शन सी दिया है n², ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है। TRE 2 का क्वेश्चन है, GS में पूछता है, तो इसका आंसर होगा n², ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक परमाणु प्रोटॉन से निर्मित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के Nवें स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु n² के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऑप्शन ए दिया है अपचयन, ऑप्शन बी दिया है उपचयन, ऑप्शन सी दिया है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको अपचय अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपचयन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के सहयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। 2ZnO, इसके बाद से इसका क्या अभिक्रिया बनता है तो 2N+O2 में टूट जाता है। इसको देखिएगा आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है बोरोलियम, ऑप्शन सी है बोरान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बाधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है।
परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपयुक्त विकल्प में से लिथियम परमाणु की त्रिज्या 167 pm होती है, जो सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में बोरोलियम और बोरान की परमाणु त्रिज्या, बोरोलियम की परमाणु त्रिज्या 112 pm होती है और बोरान की 87 pm होती है। इसका नोट देखिएगा, फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होती है 348 पिकोमीटर और हीलियम की कितनी होती है, तो हीलियम की सबसे न्यूनतम होती है 0.208 nm। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ईथेन, ऑप्शन बी है इथिलीन, ऑप्शन सी है मिथिलीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिएगा। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगीन गैस है जिसका उपयोग मतलब रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाता है, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो फलों को पकाने में। क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों को पकाने की प्रक्रिया में तेज करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है, तो यह कौन सी अपक्रिया है, देखिएगा, उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। NaOH प्लस HCl क्या बनाता है, तो NaCl प्लस H2O। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कुछ खाद्य पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है, तो एस्टिक एसिड यानी कि एस्टिक अम्ल। और देखिए क्या दिया है, सेब में क्या पाया जाता है, तो सेब में मैलिक एसिड। और दूध में, तो दूध में लैक्टिक एसिड। नींबू के रस में, तो नींबू के रस में सिट्रिक एसिड। अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू के रस में सिट्रिक एसिड और दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी दिया है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ऑप्शन सी दिया है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। Fe+2HCl तो मिलकर क्या बनाता है, तो FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु और अम्ल की क्रिया कराने पर नमक और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है। ऑप्शन ए गैस्ट्रिक जूस,
ऑप्शन बी है रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मानव रक्त प्लाज्मा का पीएच 7.4 से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को मापने को पीएच मान कहलाता है। पीएच का मान 0 से 14 तक निर्धारित होता है। पीएच मान 7 से पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहा जाता है। जो 7 होता है उसको 7 से कम होता है उसे अम्लीय प्रकृति कहते हैं, और 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहते हैं, और जो 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। अगला है कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन से कौन सा क्वेश्चन पूछे गए देखिएगा। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। लेड पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा कार्बन परमाणुओं को फिसलयुक्त प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भारी मशीनों में ठोस संयोजक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए मिथानॉल, ऑप्शन बी है हेक्सेनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एथेनॉल। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एथेनॉल निर्जल एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, जिसका गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर में उत्पादित किया जाता है। स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथनॉल और हेक्सेनॉल अल्कोहल शराब के रूप में किया जाता है। मेथनॉल का अणु सूत्र C3OH होता है और कास्ट अल्कोहल और कास्ट स्पिरिट भी इसे कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पानी पीने के लिए उपयुक्त होता है। मेथनॉल और हेक्सेनॉल अल्कोहल शराब पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं और एथेनॉल का उपयोग शराब पीने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का ट्वाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CaHCO3 का ट्वाइस। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaHCO3 पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देती है। पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है। CH3COOH, C6H8O7, CH3CH2COOH, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, C6H8O7। साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें लाल दवा भी कहा जाता है, इसका रंग नष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी C/2, ऑप्शन बी CY137, ऑप्शन 4 दिया है एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल CY137 होती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए मोनोजाइड, ऑप्शन बी चीनी मिट्टी, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा Al2O3 2SiO3.2H2O। किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये TRE2 के GS में पूछा था। Al2O3.2SiO2.2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केलोनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुघट मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट Al2O3.2SiO2.2H2 है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह ऑप्शन ए उठेगी, ऑप्शन बी गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गिरेगी। मिट्टी के तेल में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल गिरेगा। पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ है, फिर भी पानी के टुकड़े बर्फ की ठोस अवस्था में मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ का आकार 3/4 भाग बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने पर पानी की ऊपरी सतह को आच्छादित कर देता है अमिश्रणीय प्रकृति के कारण, और तेल की सतह स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगर मिट्टी के तेल में हम लोग बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो वह गिरने लगेगा। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। पहला क्वेश्चन है, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी है प्रोटोनिक एसिड, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्षार। जीन लुईस ने अम्ल और क्षार का वर्णन करने के लिए एक वैकल्पिक अभिधारणा प्रस्तावित किया। इन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार की सामान्यीकरणीय व्याख्या की है, अतः इसका उपयुक्त आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? फार्मेशन, स्प्लिटलिंग, हाइड्रोलिसिस, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण प्रक्रिया का व्युत्क्रम हाइड्रोलिसिस होता है। इस अपक्रिया के उत्पाद अम्ल और जल है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और कुछ अतिरिक्त जल अणुओं का विलयन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? सिरका, रक्त, धुआं, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिरका कोलाइड नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सिरका या एस्टिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण, न कि कोलाइड विलयन का। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि वास्तविक विलयन 2 या अधिक घटकों का समरूप मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माचिस की डिब्बी रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फास्फोरस। माचिस की डिब्बी रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस और बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तिल्ली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली में पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तिल्ली जल उठती है।
फ्रेंड्स हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।